एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए, उसके सोर्स को समझने के लिए इस सेशन में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जनरली बिहार के ऐतिहासिक पक्षों को देखेंगे कि कैसे पता चलता है। तो स्टोन एज जो है, पूर्व ऐतिहासिक बिहार को जब आप समझिएगा तो स्टोन एज को समझना ज़रूरी है कि स्टोन एज में कैसे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें देखिए, स्टोन एज को 3 पार्ट में बांट के देखा गया है। तीनों पार्ट कौन कौन सा है? तो प्राचीन प्रस्तर युग, प्रस्तर यानी पत्थर, ध्यान दीजिएगा, इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्राचीन प्रस्तर युग, फिर मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, इसे कई जगह प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको लेके कन्फ्यूज नहीं होना है। अब इसका समय दिया गया है कि वो टाइम पीरियड कौन सा है और उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन प्रस्तर युग को 30,000 BC से 10,000 BC के मध्य माना गया है। हालांकि अलग अलग विद्वान इसको लेके अलग अलग टाइमलाइन देते हैं, ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे 3,000 BC से लेकर के 30,000 BC से लेकर के 10,000 BC के मध्य के समय को माना गया है। वही मध्य प्रस्तर युग जब आप देखेंगे तो वो 10,000 BC से लेकर के 8,000 BC के मध्य को माना गया है। जबकि नव पाषाण युग की हम बात करें तो ये 9,000 BC से लेकर के 8,000 BC के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी में अब प्राचीन प्रस्तर युग जो 30,000 BC से लेके 10,000 BC के मध्य का है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या विशेषता रही। तो देखिए, उस समय पत्थर के बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता था, यानी पत्थर यूज होते थे हथियार बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होते थे और उतने धारदार नहीं होते थे। उसमें मुख्य तौर पे आपको चाकू मिलता है, कुल्हाड़ी मिलता है, दराती भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन बहुत मोटा मोटा मिलेगा आपको, जिसका धार बिल्कुल नुकीला नहीं रहता था। और ये जो क्षेत्र है कहाँ मिलते थे? तो ये आपको मिलेंगे मुंगेर में, नालंदा के क्षेत्र में मिलेगा। इसके अलावा अविभाजित बिहार की जब आप बात करिएगा तो झारखंड में कई जगहों पे हमें प्राचीन पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त होंगे। अच्छा, उस समय के जो लोग थे उनके जीवन की बात की जाए तो मुख्य तौर पे जंगलों में और पहाड़ों पे रहते थे, और पहाड़ में उनकी जो कांदरा और गुफाएं होती थी उसकी तलहटी में ही ये लोग निवास करते थे। और मुख्य तौर पे ये लोग फल मूल कंद और जानवरों के मांस पे निर्भर थे। क्लियर है? जो आसानी से जंगलों से जानवर भी प्राप्त हो जाते थे और फूल फल ये सारी चीज़ें भी प्राप्त हो जाती थी। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल जो है, इसमें औजार जो है वो भी पत्थर के ही बनाए जा रहे थे, लेकिन प्राचीन पाषाण युग यानी प्राचीन प्रस्तर युग से इनका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया था और नुकीला हो गया था, शार्पनेस आ गई थी, क्वालिटी उसका थोड़ा सा बढ़ गया था। यानी ये दिखा रहा है कि पाषाण काल में, प्राचीन पाषाण काल का मानव जो है उससे मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत वो विकास कर गया था। तो इनके हथियार नुकीले होते थे। ठीक है, आगे आते हैं, अब नव पाषाण युग को देखते हैं। नव प्रस्तर युग की जब हम बात करेंगे तो उसमें हथियार जो बनाए जा रहे थे, अब पत्थर के साथ साथ हड्डियों का भी उपयोग किया जाना लगा हथियार बनाने के लिए। पत्थर तो बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ अब हड्डी का भी उपयोग किया जाने लगा है। यानी आपसे प्रश्न कर दे कि हड्डी का उपयोग मनुष्य किस एज में कर रहा है, तो नव प्रस्तर युग में, ठीक है, न्यू स्टोन एज में वो इन सब चीज़ों का यूज कर रहा है। आगे देखिए, इस समय मनुष्य जो है अब धीरे धीरे नदियों के किनारे आके बसना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नदियों के किनारे बसना प्रारंभ कर दिया और वो कृषि भी प्रारंभ कर चुका था, यानी कृषि का भी प्रारंभ होने लगा था। तो जब कृषि का प्रारंभ होने लगा, यानी मनुष्य का जीवन अब अस्थायित्व की ओर बढ़ गया और अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। पहले क्या था, वो जंगलों में पहाड़ों में रहता था और शिकार के लिए
एक जगह से दूसरे जगह जाता था, सीजनल तौर पे भी जाता था, लेकिन चूंकि कृषि करने लगा तो ऐसे में उसको अस्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। तो आप एक परिवर्तन देखेंगे इसमें, ठीक है। चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में इसके जो साक्ष्य हैं वो चिरांद से प्राप्त होते हैं, चेचर वैशाली जिला में अवस्थित है वहाँ से प्राप्त होते हैं, सोनपुर से प्राप्त होते हैं, और पटना में मनेर जो है वहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रोहतास में एक जगह है सेनुआर, याद कर लीजिए, रोहतास में एक जगह है सेनुआर, यहाँ से भी हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से प्राचीन प्रस्तर युग के भी प्राप्त हुए हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही जगह सभ्यता काफ़ी लंबे दिनों तक वहाँ के लोग जो रहते हैं तो कई पीढ़ियों तक रहते हैं, ऐसे में सभ्यता एक चरण से दूसरे चरण पहुँचती है तो उसके साक्ष्य उस जगह पे दोनों का प्राप्त होता है। आइए इसके आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि गुफा चित्र जो होता है वो भी तत्कालीन समय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को, बौद्धिक स्थिति को और विज्ञान तकनीक के डेवलपमेंट को भी बताता है। तो आप गुफा चित्र की बात करेंगे तो बिहार में आप देखेंगे कि कैमूर में की पहाड़ी में, उसके अलावा नवादा में, उसके अलावा जमुई में, यहाँ जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में चित्रकारी प्राप्त हुई है प्रचुर मात्रा में, और जिसके माध्यम से हमें तत्कालीन जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बराबर की पहाड़ी बहुत फेमस है। आगे देखिए, ये जो कैमूर, नवादा, जमुई की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें जो गुफा चित्र पाए गए हैं उनके विषय वस्तु को जब आप देखिएगा तो ज़्यादातर प्राकृतिक वस्तुओं पे जोड़ दिया गया है, ठीक है, उन्हीं की प्रधानता है। इसके अलावे जनजीवन में जो आम चीज़ें थी जैसे शिकार करना उसको दिखाया गया है, मनोरंजन के लिए नृत्य एक महत्वपूर्ण साधन था उसके बारे में चर्चा की गई है, और आम जनजीवन में जिस तरह की चीज़ें यूज हो रही हैं उनको इस स्टाइल में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये गुफा चित्र के से भी हमें इतिहास के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त होती है। ये जगह याद कर लीजिएगा, जमुई में, नवादा में, कैमूर में, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक नया बिंदु आता है, एक तो मृदभांड देख लीजिए और दूसरा ताम्र प्रस्तर युग, ये देख लीजिए, दोनों को हम चर्चा करेंगे। इन दोनों एज से हमें बिहार के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम ताम्र प्रस्तर युग की बात करेंगे। इस युग में तांबे का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है, साथ साथ पत्थर का भी उपयोग हो रहा है, यानी तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ उपयोग इस समय हो रहा है। और ये काल जो है ये माना जाता है 3000 BC से लेकर के 1500 BC के मध्य इसको माना जाता है, ठीक है। भारत के संदर्भ में आपने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे से जाना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के इलाके में डेवलप हुई थी, और ये विश्व स्तरीय बेहतर टाउनशिप मॉडल को दिखाता है। इसकी नगर व्यवस्था लाजवाब थी। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। हमें चूँकि अभी बिहार के इतिहास को समझना है तो यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसमें देखिए सिंधु घाटी के स्थल बिहार में तो प्राप्त नहीं होते हैं, कारण क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में, पंजाब का जो पश्चिमी इलाका है पंजाब क्षेत्र का, वहाँ डेवलप हुआ था, और उसका सबसे पूरब बिंदु जब आप आएंगे तो आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यानी वो बिहार तक ये सभ्यता डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन उस समय की जो चीज़ें थी उसका कुछ साक्ष्य जो है हमको यहाँ से प्राप्त होता है। जो जगह है उसमें ये ताराडीह, नोट कर लीजिए, ताराडीह ये गया में है। कहाँ है? गया में ताराडीह नामक जगह है। यहाँ से ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा चिरांद में, आप ध्यान दीजिए, चिरांद में आप पूर्व पाषाण युग से अभी तक लगातार मिल रहा है चीज़ें। वहीं चेचर में भी मिला है, पटना के मनेर में भी मिला है, और सेनुआर रोहतास में है,
नोट कर लीजिए, रोहतास। तो इन जगहों से बड़े स्तर पे साक्ष्य मिलते हैं जो दिखलाते हैं कि बिहार में भी सभ्यता जो है, यहाँ के लोग भी उस समय काफ़ी पहले से डेवलप्ड है। आइए अब मृदभांड की बात करते हैं। मृदभांड समझना है इस चीज़ को, मृद और भांड, ठीक है, ये एक्चुअली मिट्टी के बर्तन से संबंधित है। आपने टेराकोटा का नाम समझा होगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। मृदभांड को भी कैटेगराइज कर दिया गया है। मृदभांड 3 प्रकार के जनरली आपको इतिहास में दिखेंगे। लाल और काले रंग का मृदभांड, दूसरा रंगीन धूसर मृदभांड, ठीक है, और तीसरा चमकीले काले मृदभांड। अंतर समझिए।